National income represent the total factor income earned by the regular resident of a country during an accounting years. तो टोटल फैक्टर इनकम जो रेगुलर रेजिडेंट कंट्री का रेगुलर रेजिडेंट ने अर्न किया उसको रिप्रेजेंट होता है अकाउंटिंग ईयर के वक्त। तो अकाउंटिंग ईयर के वक्त जो कंट्री के जो रेगुलर रेजिडेंट है वो लोग कितना टोटल फैक्टर इनकम अर्न करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल इनकम होता है। Encompasses the combined amount of factor income including wages, salary, rent, interest, profit, etc. received by the factor of production. तो प्रोडक्शन का फैक्टर की वजह से जिसमें सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट शामिल है उनको उन सभी इनकम को फैक्टर को कंबाइन करते हुए जो इनकम पास होता है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। फिर नेशनल इनकम में कौन कौन से प्रोडक्शन फैक्टर में आता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। इनपुट दैट फर्म यूजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इनपुट्स जहाँ पर फर्म जो है यूज़ होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट जो फर्म यूज़ करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गाड़ी होता है, ज़मीन होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। लेबर इनकम अर्न बाय लेबर इज कॉल्ड वेज। इनकम जो लेबर अर्न करते हैं उसको वेज बोलते हैं। लैंड इनकम दैट रिसोर्स ओनर अर्न इन द रिटर्न फॉर लैंड रिसोर्स इज कॉल्ड रेंट। इनकम जो रिसोर्स ओनर अर्न करता है रिटर्न में लैंड के रिसोर्सेस के लिए उसको बोलते हैं रेंट। फिर मतलब लैंड रिसोर्सेस के लिए जो ओनर जो है अर्निंग उसको वापस मिलता है उस इनकम के रिसोर्स को रेंट बोलते हैं। ठीक है। फिर कैपिटल क्या होता है। इनकम अर्नड बाय ओनर ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज इज द इंटरेस्ट। तो कैपिटल मतलब कैपिटल रिसोर्स का ओनर जो इनकम अर्न करता है वो होता है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। पेमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप का पेमेंट को प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये ज़मीन जो है ये भी रिसोर्स है, ये इंसान है ये भी रिसोर्स है, ये कैपिटल है। मतलब कैपिटल रिसोर्स का ओनर जो इनकम अर्न करता है। इंटरेस्ट ये भी रिसोर्स है। ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है जिसकी वजह से प्रॉफिट मिलता है ये भी रिसोर्स है। हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया में नेशनल इनकम का हिस्ट्री। फर्स्ट अटेम्प्ट मेड बाय दादा भाई नरोजी in 1868. The annual per capita income he computed that at that time was 20 rupees. तो दादा भाई नरोजी 1868 में अटेम्प्ट किया था कि जो एनुअल पर कैपिटा इनकम जो है वो 20 रुपीज़ है। फर्स्ट साइंटिफिक मेथड to compute national income was employed by Dr. V.K.R.V. Rao in 1931 to 32. In doing so, he categorized the Indian economy in two sectors. तो डॉक्टर V.K.R.V. राव जो नेशनल इनकम के एम्प्लॉय थे उन्होंने पहला साइंटिफिक मेथड कंप्यूट किया था 1931 से लेकर 32 में, जहाँ पे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को दो सेक्टर में डिवाइड किया। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है। कंप्राइज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, हंटिंग। प्राइमरी रिसोर्स सेक्टर में क्या होता है, इसमें एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट, हंटिंग शामिल होता है। सेकेंडरी सेक्टर encompassing industry, construction, transport, public service and business.
इसमें इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सर्विस, बिजनेस शामिल है। पर कैपिटल इनकम PCI ऑफ इंडिया वो कैलकुलेटेड एज ₹62। तो जो इंडिया का जो PCI है पर कैपिटल इनकम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं ₹62 में। Indian official effort to compute national income was led by P.C. Manobolis, heading the National Income Committee appointed by Government of India with the member Dr. Gargil and V.K. R.V. Rao। तो यहाँ पे जो इनिशियल ऑफिशियल का जो एफर्ट जो है नेशनल इनकम कंप्यूट करने में वो किसने किया था? P.C. महालबोलिस ने। इसने नेशनल इनकम कमिटी अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पे डॉक्टर गाडगिल और V.K. R.V. राव भी शामिल थे। कमिटी फर्स्ट रिपोर्ट इन 1951 indicated India national income for 1940 to 49 was ₹8,710 crore for with per capita income PCI of ₹225। तो कमेटी को फर्स्ट रिपोर्ट 1951 में, जहाँ पे इसने इंडियन नेशनल इनकम को इंडिकेट किया था 1948 से लेकर 49 तक, वो ₹8,710 करोड़ था। पर कैपिटल इनकम PCI जो था वो 225 है। From 1955 onwards, CSO combined national income estimated based on survey conducted by National Sample Survey Office NSSO। तो 1955 से ही सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो कंपाइल करता है नेशनल इनकम को, जहाँ पे उसने एस्टिमेट किया था, कैसे एस्टिमेट किया था? सर्वे के ऊपर, सर्वे कंडक्ट के ऊपर बेस एस्टिमेट किया था, जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO ने सर्वे कंडक्ट किया था, उसके बेसिस पे नेशनल इनकम एस्टिमेट हुआ था 1955 से। In 2019, the central government merged the Central Statistics Office CSO and National Sample Survey Office NSSO, forming a National Statistical Office NSO under Ministry of Statistics Program Implementation MOSPI। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO मर्ज किया था और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO को भी मर्ज किया था। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO फॉर्म हुआ था किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस के अंडर। Gross domestic product GDP introduced by US economist Simon Kuznets in 1934। तो 1934 में सिमोन कुजनेट्स यूएस इकोनॉमिक्स ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था। The aggregate final value of commodity and service manufactured within the domestic territory of national during designated time frame typical of fiscal years। तो यहाँ पे कमोडिटी और सर्विस का जो एग्रीगेट फाइनल ईयर जो मैन्युफैक्चर हुआ था नेशन का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर टाइम फ्रेम कब हुआ था? ये डेजिग्नेट टाइम फ्रेम के अंदर टिपिकल फिजिकल ईयर में। कैलकुलेशन ऑफ GDP इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट मेथड। तो GDP का कैलकुलेशन में 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो GDP कैलकुलेशन में 3 डिस्टिंक्ट मेथड इन्वॉल्व है। तो प्रोडक्ट और वैल्यू में एडेड मेथड्स, ठीक है, प्रोडक्ट का मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड्स। फोकस ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये क्या करता है प्रोडक्ट या मेथड पे कि ये फोकस करता है वैल्यू जो ऐड होता है हर स्टेज पे प्रोडक्शन प्रोसेस में। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ ए फॉर्म आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स।
Good use in the production process that firm purchase from other businesses. तो फर्म आउटपुट का वैल्यू और इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू के बीच में फ़र्क रहता है। गुड जो यूज़ होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जहाँ पे ये फर्म जो है परचेस करता है दूसरे बिजनेसेस से। फिर फार्मर ग्रो वीट्स, आउटपुट वीट 100 रुपये। तो फार्मर जो वीट ग्रो करता है उसका आउटपुट रहता है 100 रुपये। बेकर यूज़ वीट टू मेक ब्रेड, बेकर जो है वीट को यूज़ करके ब्रेड बनाता है, तो उसका आउटपुट है 200 रुपये। फिर बाद में रिटेल सेल द ब्रेड टू कंज्यूमर, ब्रेड सोल्ड एट 300 रुपीज़। फिर रिटेलर्स या शॉपिंग मॉल्स जो है वो ब्रेड को बेचता है कंज्यूमर पे, तो तब ब्रेड जो है सोल्ड होता है 300 रुपये में। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा ये 100 रुपये कमा रहा है, फिर ये 100 रुपये कमा रहा है और ये ज़्यादा कुछ नहीं कमा पा रहा है। मतलब इसका लेबर ज़्यादा हो गया और इनकम कम हो गया। तो GDP's value added at each stage, farmer plus baker plus retailer is 300 होता है। ठीक है, तो फार्मर, बेकर, रिटेलर वो जो है प्रोडक्ट का वैल्यू का ऐड करते जाता है, तो उसको बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड के अंडर जो नेशनल इनकम में क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होते, इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग, गैम्बलिंग। तो जो क्रिमिनल एक्टिविटी है जैसे कि स्मगलिंग, गैम्बलिंग शामिल नहीं है। नॉन इकोनॉमिक गुड्स जैसे वाटर, एयर शामिल नहीं, क्योंकि मानते हैं नेचर जो पानी, हवा प्रोवाइड करता है वो सबके लिए इक्वल है, इंसान के लिए भी इक्वल है, जानवर के लिए भी इक्वल है। सेकेंड हैंड परचेस और सेल ऑफ गुड, सेकेंड हैंड परचेस या फिर गुड का सेल शामिल है। इंटरमीडिएट गुड्स, फिर ट्रांसफ़र पेमेंट, एग्जाम्पल गिफ्ट्स, डोनेशन एक्सेट्रा। ठीक है, और कैपिटल गेन ये सब शामिल नहीं है। अवॉइड डबल काउंटिंग बाय फोकसिंग ऑन द एडिशन वैल्यू क्रिएटेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शंस। तो यहाँ पर डबल काउंटिंग अवॉइड करना चाहिए। कैसे होता है, जब प्रोडक्शन के हर स्टेज में एडिशनल वैल्यू क्रिएट होता है तो उस पर जब फोकस करता है तो डबल काउंटिंग अवॉइड करते हैं। कंसिडर ओनली द वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म, इंश्योरिंग दैट द टोटल GDP रिफ्लेक्ट द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। यहाँ पे जो वैल्यू एडेड होता है हर फर्म में उसको कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे हर फर्म जो है वैल्यू ऐड करते हैं उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर टोटल GDP जो है गुड्स और सर्विस का फाइनल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है। GVA वर्सेस GDP। GVA क्या होता है, रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन कंट्री डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड। GVA क्या होता है, गुड और सर्विस का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो प्रोड्यूस होता है कंट्री में, और वो इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को डिडक्ट करता है। GDP मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन कंट्री। तो कंट्री के अंदर ही जो फाइनल गुड और सर्विस होता है उसका मार्केट वैल्यू रहता है। तो कंट्री के अंदर जितने भी ज़्यादा गुड्स और सर्विस का वैल्यू सभी मार्केट वैल्यू जो है सभी गुड्स और सर्विस का प्रोड्यूस होता है कंट्री के अंदर। प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इकोनॉमी फ्रॉम द सप्लायर साइड फोकसिंग ऑन इनपुट। यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमी में ध्यान दिया जाता है, सप्लाइड में फोकसिंग होता है इनपुट में। ऑफर इंसाइट फ्रॉम द कंज्यूमर साइड फोकसिंग ऑन आउटपुट। यहाँ पे कंज्यूमर साइड में ऑफर को ध्यान दिया जाता है, उसमें आउटपुट प्रॉफिट फोकस करते हैं। जनरली कैलकुलेटेड एट द बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड एट द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कैलकुलेट होता है। तो ये क्या है, ये आउटपुट है फर्नीचर, और ये सब क्या है, इनपुट स्क्रू,
ग्लू, वुड, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस, रेंट एस्टेट सर्विस, मार्केट सर्विस, लीगल सर्विस, ये सब क्या है, इनपुट्स है। तो ये क्या है, ये जीडीपी है और बाकी का सब जीवीए है। एक्सपेंडिचर मेथड, डायरेक्ट अटेंशन टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू स्पेंडिंग। तो यहाँ पे डायरेक्ट अटेंशन दिया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जिसमें स्पेंडिंग शामिल होता है। ऑल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमी आर इवेंचुअली बॉर्न बाय द फोर सेक्टर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेस एंड एक्सटर्नल सेक्टर। सभी गुड और सर्विस जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है वो चारों सेक्टर लेके आते हैं, वो है हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेस, एक्सटर्नल सेक्टर। By summing up the expenditure made by the sector and acquisition of final good and service produced by domestic firm, we arrive at the country GDP। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो चारों सेक्टर जो है इनका एक्सपेंडिचर जो है उसको टोटल करते हैं फाइनल गुड और सर्विस के एक्विजिशन में जो डोमेस्टिक फर्म प्रोड्यूस करता है कंट्री के जीडीपी में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी क्या है, कंजम्पशन, आई जो है इन्वेस्टमेंट, जी जो है गवर्नमेंट, स्पेंडिंग ग्रॉस प्लस एक्स माइनस एक्स, एम नेट हुआ, नेट एक्सपोर्ट एक्स एम शामिल है। सो यहाँ पर इंक्लूड स्पेंडिंग बाय द हाउस होल्ड ऑन गुड एंड सर्विस सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस एंड हेल्थ केयर। कंजम्पशन सी में क्या होता है, इसमें मतलब हाउस होल्ड का जो गुड और सर्विसेज है उसको उस पर स्पेंड किया जाता है फूड, क्लोथिंग, हाउस, हेल्थ केयर में। तो इट रिफ्लेक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस कंज्यूम बाय इंडिविजुअल फैमिलीज। तो इंडिविजुअल फैमिलीज जो है गुड और सर्विसेज कितना कंज्यूम करता है उसका टोटल वैल्यू जो है गुड्स का वो रिफ्लेक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट आई, स्पेंडिंग बाय बिजनेसेस ऑन कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड स्ट्रक्चर। इट ऑल्सो इंक्लूड चेंज इन बिजनेस इन्वेंटरीज। इन्वेस्टमेंट आई, यहाँ पे बिजनेस जो होता है कैपिटल गुड्स में वो बिजनेस जो है जो स्पेंड करता है जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर्स में स्पेंड करता है और उसमें बिजनेस इन्वेंटरी में जो चेंजेस है वो भी शामिल है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी इंक्लूड स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑन गुड एंड सर्विस जैसे encompasses public servant infrastructure projects, defense and other project activity aimed at serving the public। तो जी में क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी शामिल है। इसमें क्या रहता है, गवर्नमेंट जो है जो गुड और सर्विस पे पैसा खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट किस पे पैसा खर्चा करती है, पब्लिक सर्विस में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, डिफेंस जैसे कि वेपन्स में या टेक्नोलॉजी में, और दूसरे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जहाँ पे पब्लिक को सर्व किया जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट जो है पैसा खर्चा करती है। देन नेटवर्क नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री एक्सपोर्ट एक्स एंड इम्पोर्ट एम। तो यहाँ पे एक्स और एम, एक्स क्या होता है कंट्री का एक्सपोर्ट और एम क्या होता है कंट्री का इम्पोर्ट। इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है उसका होता है नेट एक्सपोर्ट। इफ कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन इट्स इम्पोर्ट इट हैज़ ट्रेड सरप्लस कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू जीडीपी एंड वाइस वर्सा। अगर कंट्री जो है इम्पोर्ट करता है, अगर कंट्री जो है इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो उसका ट्रेड सरप्लस कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता है और वाइस वर्सा। मतलब कंट्री जितना बाहर से लेती है वो कम रहता है और कंट्री जो बाहर की कंट्री को भेजते रहते हैं सामान वो अगर ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट तो जीडीपी जो है पॉजिटिव हो जाता है। तो जीडीपी क्या होता है, क्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, जिसमें कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, x माइनस m नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? कंट्री एक्सपोर्ट और कंट्री इंपोर्ट का फ़र्क, तो बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनपुट का इनकम इन्वॉल्व क्वान्टिफाइंग द टोटल ऑफ ऑल पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। तो उसमें टोटल मतलब टोटल सभी पेमेंट में जो क्वान्टिफाइंग इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के लिए, उसका फैक्टर। ठीक है, तो दिस concept stem from the fundamental idea that the earning amassed by all firms collectively should be distributed among those who have contributed to the production process, namely the four factor of production: entrepreneurship, labor, capital, natural resources. तो इनकम मेथड कंसेप्ट जो है फंडामेंटल आइडिया से आता है, जो अर्न होता है फर्म कलेक्टिवली, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को, जहाँ पर प्रोडक्शन का चारों फैक्टर रहते हैं: एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज। जीडीपी, प्रॉफिट अर्न बाय ऑल द फर्म, सभी फर्म जो प्रॉफिट अर्न करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव बाय ऑल द कैपिटल डिप्लॉय, सभी कैपिटल जो डिप्लॉय होता है उसका इंटरेस्ट, प्लस रेंट रिसीव फॉर द नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो रेंट मिलता है। वेज अर्न बाय ऑल द लेबरर जो वेजेस अर्न करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट और वेजेस। आइटम इंक्लूड्स कमीशन चार्ज बाय ब्रोकर ऑन द सेल प्रोसेस्ड ऑफ इवन सेकेंड हैंड गुड्स। आइटम इंक्लूड में क्या शामिल है? ब्रोकर जो है कमीशन को चार्ज करता है सेकेंड हैंड गुड्स में के सेल प्रोसेस में। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन और फॉर सेल्फ कंजप्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन NI। तो यहाँ पे सेल्फ कंजप्शन का जो वैल्यू प्रोडक्शन है उसमें NI शामिल है। देन आइटम नॉट इंक्लूडेड, विंडफॉल गेन लाइक लॉटरी इनकम। तो लॉटरी इनकम इंक्लूडेड नहीं है जीडीपी में। ट्रांसफ़र ये सब इन्वॉल्व नहीं जीडीपी में। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट का इनकम भी इसमें शामिल नहीं है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। तो शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर का भी सेल का इनकम इसमें नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी शामिल है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी शामिल है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी शामिल है। Quantify the overall production of final good and service occurring within the country domestic territory throughout a year। तो यहाँ पे फाइनल गुड और सर्विस का प्रोडक्शन ओवरऑल क्वांटिफाई होता है जो कंट्रीज़ का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहता है पूरे साल भर। देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, इट इज़ ए कंसीवेबल दैट फॉरेन नेशनल वर्किंग इन इंडिया हैव ऑल्सो प्लेड रोल इन जीडीपी प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जीडीपी जो है वो कंसीवेबल है जहाँ पे फॉरेन नेशनल वर्किंग होता है इंडिया में, और वो जीडीपी प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट प्ले रोल निभाता है। दिस जीडीपी पर्टेन टू बॉर्डर वाइल जीएन पर्टेन टू नेशनल। जीडीपी जो है बॉर्डर तक सीमा रहता है और जीएनपी नेशनल तक सीमा तक रहता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या है? इनकम और प्रोडक्ट which accrue to the economic agent who are resident of the country. That is, income earned by non-resident Indians NRI will not be the part of the India GNPs। तो जो लोग जो इंडियंस
इंडिया के बाहर रहता है, बाहर गांव में रहता है, फॉरेन में रहता है, जैसे कि NRI, वो लोग जो पैसा कमाते हैं वो इंडिया के GNP में शामिल नहीं होगा। तो जो इनकम या प्रोडक्ट, ठीक है, जो कंट्रीज से बाहर है, ठीक है, वो GNP में शामिल नहीं होगा। GNP plus factor income earned by the domestic factor or production employed in the rest of the world. Factor income earned by the factor or production of the rest of the world employed in a domestic economy. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, इसमें GDP प्लस फैक्टर इनकम, जो प्रोडक्शन में काम करने वाले डोमेस्टिक फैक्टर ने अर्न किया है पूरी दुनिया में। तो फैक्टर इनकम जो पूरी दुनिया के लोग वो फैक्टर का प्रोडक्शन कर, पूरी दुनिया के जो प्रोडक्शन का जो फैक्टर, जिन्होंने ये फैक्टर इनकम अर्न किया है, ठीक है, पूरी दुनिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी में, इट does not include transfer payment, free money received from the rest of the world, for example remittance। GNP में ट्रांसफ़र पेमेंट शामिल नहीं, फ्री मनी जो मिलता है पूरी दुनिया के लोगों को, फॉर एग्जांपल रेमिटेंस शामिल नहीं। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, a portion of the capital diminished throughout the year due to wear and tear known as depreciation। तो कैपिटल जो है उसका पोर्शन जो है ख़त्म होता है साल भर, वेयर और टीयर शामिल है, जिसको तो बोलते हैं डिप्रिकेशन। व्हेन वी सब्सट्रैक्ट डिप्रिकेशन फ्रॉम GNP, द रिजल्टिंग मेजर ऑफ एग्रीगेट इनकम इज रिफर्ड टू एज नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। जब हम डिप्रिकेशन को माइनस करते हैं GNP से, तो एग्रीगेट इनकम का जो रिजल्ट मेजर होता है उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं NNP। फिर NNP जो है क्या रहता है, इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिकेशन। और सिमिलरली NDP जो है वो क्या रहता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिकेशन। और डिप्रिकेशन क्या होता है, जो कैपिटल का पोर्शन ख़त्म हुआ है पूरे साल में वेयर और टीयर की वजह से, तो वो होता है NDP। तो NDP क्या होता है, GDP माइनस डिप्रिकेशंस। NNP क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, GNP माइनस डिप्रिकेशन। फिर मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। Market price and factor cost. Market price indeed is the cost borne by consumer when acquiring a product from seller। तो मार्केट प्राइस MP क्या होता है, ये कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर ने बॉर्न किया है जहाँ पे सेलर से प्रोडक्ट एक्वायर करते हैं। इट रिप्रेजेंट द प्राइस एट विच यूनिट्स आर सोल्ड इन इकोनॉमी अकाउंटिंग फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। यहाँ पर ये प्राइसेस को रिप्रेजेंट करता है जो सोल्ड होता है इकोनॉमी में और अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए और सब्सिडीज़ के लिए। फैक्टर कॉस्ट FC, इट पर्टेन टू एक्सपेंस incurred by a firm for the factor of production in the process of manufacturing good and service। तो यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट क्या रहता है FC, जहाँ पे फर्म जो है वो खर्चा करता है प्रोडक्शन फैक्टर के लिए, तभी होता है जो गुड और सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। फैक्टर कॉस्ट does not include indirect taxes like GST that are paid to the government। तो फैक्टर कॉस्ट जो रहता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होता है, जैसे GST जो पेड होता है गवर्नमेंट को। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ होता है। नेशनल इनकम, national income, the rest is obtained by the subtraction net direct taxes from NNP and market price and
NPMPs refers to as net national product और फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। तो यहाँ पे नेट डायरेक्ट टैक्सेस को सब्सट्रैक्ट करके जो रिजल्ट मिलता है NNP से मार्केट प्राइस पे, तो NNPM होता है, उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, जो नेशनल इनकम या फैक्टर कॉस्ट पे होता है। पर्सनल इनकम compromise all forms of factor income received by household encompassing current transfer PI represent the total of both earned and unearned income। तो ये फैक्टर इनकम जो सभी फॉर्म में कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो हाउस होल्ड इनकम्पासिंग होता है। करंट ट्रांसफर पीआई जो रिप्रेजेंट करता है टोटल जो अर्नड और अर्न इनकम होता है उसका टोटल होता है पर्सनल इनकम। तो पीआई पर्सनल इनकम जो है रिप्रेजेंट करता है अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम टोटल को। Personal income (PI) is the income received by the factor of production, so it is concept related to the receipt of income। तो पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम जो है इनकम जो प्रोडक्शन का फैक्टर को मिलता है, तो ये कंसेप्ट जो है इनकम रिसिप्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है। पीआई इंक्लूड बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर रिसिप्ट। पर्सनल इनकम में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर रिसिप्ट शामिल है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस आर नॉट पार्ट ऑफ पीआई। तो पर्सनल इनकम का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस आर नॉट पार्ट ऑफ पीआई। तो कंपनीज और कॉर्पोरेट टैक्सेस का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो पर्सनल इनकम का हिस्सा नहीं है। नेशनल इनकम National income is the income generated by the factor of production, so it is a concept related to the generation of income। नेशनल इनकम जो रहता है वो इनकम रहता है जो प्रोडक्शन फैक्टर जनरेट करता है। तो ये कंसेप्ट जो है इनकम जनरेशन से रिलेटेड है। ट्रांसफ़र रिसिप्ट और पेमेंट और इंक्लूड अंडर एनआई। नेशनल इनकम के अंडर ट्रांसफ़र रिसिप्ट या पेमेंट इंक्लूडेड नहीं होता। Undistributed profit of the company and corporate taxes are included in national income। national income में कॉर्पोरेट टैक्सेस और कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शामिल नहीं होता है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDI equal to personal income minus direct taxes minus miscellaneous fees and fine paid by household। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस मिसलेनियस फीस और फाइन जो हाउस होल्ड पे करता है। इट रिफर टू द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इन द कंट्री। तो कंट्री में जो हाउस होल्ड है या इंडिविजुअल का डिस्पोजेबल इनकम है उसको रिफर करता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट इज़ द इनकम रिमेनिंग विद इंडिविजुअल आफ्टर पेइंग डायरेक्ट पर्सन टैक्स, इनकम टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये जो है तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये इंडिविजुअल में रहता है जो वो डायरेक्ट पर्सनल टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पे करता है, प्रॉपर्टीज टैक्स पे करता है। उस टैक्स को पे करने के बाद जितना भी इनकम रहता है उस इंडिविजुअल के पास उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेट डिस्पोजेबल इनकम नेट डिस्पोजेबल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस अदर करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पे होता है, दूसरे करंट ट्रांसफ़र जो पूरी दुनिया के है। इट रिफर्स टू द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंट्री एज अ होल। ये पूरे कंट्री का जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको रिफ़र करता है। इट इज़ द सम ऑफ टोटल NNPFC net indirect taxes and net of current transfer from the rest of the world। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो टोटल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रहता है और करंट ट्रांसफ़र का टोटल रहता है पूरी दुनिया से। मतलब पूरे दुनिया से जो टोटल करंट ट्रांसफ़र मिलता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलता है उसका NNP नेशनल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट
का फैक्टर कॉस्ट पे जो टोटल है उसको बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट deflator. To include GDP in later term, the inflation impact is adjust. This adjusting factor is commonly known as GDP deflator. तो GDP जो रहता है रियल टर्म में उसको कैलकुलेट करते हैं तो इंफ्लेमेटरी इम्पैक्ट एडजस्ट होता है। तो एडजस्टिंग फैक्टर जो रहता है कॉमनली उसको बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर डिफ्लेटर होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर जो है उसमें नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्रोडक्ट ऑफ ऑल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर। तो नॉमिनल GDP क्या होता है? तो मार्केट वैल्यू करंट प्राइस जो मल्टीप्लाई होता है क्वांटिटी प्रोड्यूस की वजह से सभी गुड और सर्विस का जो प्रोड्यूस होता है इंडिया में फाइनेंशियल ईयर में। रियल GDP एंड इन्फ्लेशन एडजस्ट मेजर दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यू फॉर गुड सर्विस प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी इन ए गिवन ईयर एक्सप्रेस इन कांस्टेंट प्राइस और ए बेस ईयर प्राइसेस। रियल GDP क्या होता है? इन्फ्लेशन एडजस्ट मेजर जो रिफ्लेक्ट करता है सभी गुड और सर्विस के वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमी की वजह से पूरे साल में और एक्सप्रेस करता है कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइसेस को। एडवांटेज ऑफ GDP डिफ्लेटर ओवर WPI एंड CPI। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एडवांटेज है GDP डिफ्लेटर का एडवांटेज है किसके ऊपर? WPI और CPI के ऊपर। कवर द एंटायर रेंज ऑफ गुड एंड सर्विस इन इकोनॉमी में पूरा सर्विस का पूरा रेंज को कवर करता है। इन कॉन्ट्रास्ट होलसेल कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस हैव लिमिटेड कमोडिटी बास्केट। जो कंज्यूमर का प्राइस इंडाइसेस पूरा होलसेल है उसमें लिमिटेड कम्युनिटी बास्केट आता है। कंप्रेसिव कवरेज ऑफ GDP डिफ्लेटर मेक इट मोर इंक्लूसिव मेजर। तो GDP डिफ्लेटर का जो कंप्रेसिव कवरेज है वो इंक्लूसिव मेजर शामिल करता है। रियल रीज़न इज नॉट प्रेफर्ड। रियल रीज़न जो है CPI को प्रेफर नहीं किया ना। ऑल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस आर कंज्यूम बाय रिटेल कंज्यूमर। तो रिटेल कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है उसका सभी गुड और सर्विस प्रोड्यूस होता है। सभी गुड और सर्विस जो प्रोड्यूस होता है वो कंज्यूम कौन करता है? रिटेल कंज्यूमर। असाइन फिक्स प्रोपोर्शन टू गुड रादर देन डायनामिक्स वेटेज बेस्ड ऑन कंजम्पशन लेवल। तो जो फिक्स प्रोपोर्शन असाइन होता है गुड कंपेयर टू डायनामिक वेटेज सो बेस होता है कंजम्पशन लेवल से। इंक्लूड इम्पोर्टेड कंजम्पशन गुड्स इन द इंडेक्स। उसमें कंजम्पशन गुड जो रहता है इंडेक्स में वो इम्पोर्ट होता है। रीज़न WPI इज नॉट प्रेफर। WPI प्रेफर नहीं करता है। एक्सक्लूड सर्विस इन्फ्लेशन विच कंट्रीब्यूट ओवर 50% टू GDP। इसमें सर्विस इन्फ्लेशन को बाहर निकालता है जो 50% GDP कंट्रीब्यूट करता है। फोकस ऑन इंटरमीडिएट होलसेल प्राइस नॉट फाइनल मार्केट प्राइस। वो फोकस करता है इंटरमीडिएट होल प्राइस को ना कि फाइनल मार्केट प्राइस को। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एट परचेसिंग पावर पैरिटी में, तो परचेसिंग पावर पैरिटी टू GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट परचेसिंग पावर पैरिटी इज़ अ मेजर that adjusts a country economics output based on relative cost of living and inflation rate। ये क्या मेजर करता है? ये कंट्री का इकोनॉमिक्स रिजल्ट आउटपुट को एडजस्ट करता है बेस्ड होता है लिविंग और इन्फ्लेशन रेट्स का रिलेटिव कॉस्ट के ऊपर। तो जो इन्फ्लेशन का रेट और लिविंग कॉस्ट पे बेस्ड कंट्रीज़ का इकोनॉमिक आउटपुट या कंट्रीज़ का इकोनॉमिक रिजल्ट बेस्ड होता है। उसका मेजर कौन करता है? GDP एट परचेसिंग पावर पैरिटी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये सामान जो है
अमेरिका में इसका कीमत कितना रहेगा, $10,000। और अज्यूम करो $1 का मतलब 80 रुपये है, 80 रुपीज़। तो मतलब $1 का कीमत जो है इंडिया रुपी से ज़्यादा है। और सेम जो प्रोडक्ट जो है इंडिया में 8 लाख रुपए में मिलेगा। ठीक है, देखो इधर 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 8 ज़ीरो है। ठीक है, मतलब 0.8 मिलियन शामिल है। मतलब इंडिया में इसका कीमत होगा 8 लाख। इन दिस सिनेरियो वी से द करेंसी आर एट द परचेज पावर पैरिटी PP। तो इस सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे, तो करेंसी जो है वो परचेसिंग पावर पैरिटी में है, PPP में है। Suppose the same basket is available in India for rupees 6,40,000, implying that you would spend only $8,000। अगर यही सामान अगर इंडिया में 6,40,000 में बिकेगा, ठीक है, तो यही सामान जो है अमेरिका में आप $8,000 में खर्चा करोगे। दिस सजेस्ट दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया इज़ लोअर एंड मेकिंग गुड सर्विस आर मोर अफोर्डेबल। इसका मतलब ये है इंडिया का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम है और यहाँ पर गुड और सर्विस जो है ज़्यादा अफोर्डेबल है। ना इफ इंडिया GDP इज़ नॉर्मली $6,40,000 $8,000, देन PPP term it is $10,000 रुपीज़ 8 lakhs। अगर इंडिया में GDP जो है नॉमिनली स्टार्टिंग में 6,40,000 है, मतलब अमेरिका में $8,000 है, तो PPP मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से ये $10,000 होगा, मतलब रुपीज़ 8 lakhs।